हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक प्लस पीवाईक्यू। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कारक। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं कारक क्या होता है। कारक कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं भाई। और कारक क्या होता है? इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है और ये संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। और ये संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा सर्वनाम किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो ये कारक हैं इन्हें हिंदी में प्रत्यय के विकसित रूप भी माना गया है। जो हिंदी में जो प्रत्यय हैं इन्हें जो ये परसर्ग होते हैं ना, जो कारक विभक्ति होते हैं, चिन्ह होते हैं, चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। इनको क्या माना गया है भाई? इनको परसर्ग को प्रत्यय से विकसित माना गया है। प्रत्यय से विकसित माना गया है या प्रत्यय की तरह ही माना गया है। की तरह माना गया। किनको? परसर्ग को। देखो एक पॉइंट, ये तो क्या हो गया? परिभाषा हो गई भाई हमारी, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। कारक की परिभाषा क्या रहेगी? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। और ये किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? कारक किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, इनके साथ जोड़े जाते हैं। परसर्ग को प्रत्यय से विकसित भी माना गया है, इसका विकसित रूप माना गया है। अब देखते हैं कि कारक विभक्ति कितनी होती है। कारक के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं भाई। 8 कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या होगी? ये कर्ता की विभक्ति क्या होगी? देखो ये कारक है, ठीक है।
और ये विभक्ति है। देखो कर्ता की विभक्ति क्या होगी, कर्ता ने कर्म को, दूसरा क्या है कर्म, कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। फिर आता है अपादान। अपादान किसका होता है, ये से ही होता है, लेकिन ये अलगाव के लिए, अलगाव, डर, दूरी, भय, इन सभी के लिए इनका प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है, अपादान का। अब देखिए कितनी बचती हैं, 1 2 3 4 5, 5 तीन और रहेगी। कौन कौन सी रहेगी हैं, अपादान के बाद क्या लिखेंगे हम, संप्रदान, वो सॉरी संबंध, संबंध, संबंध कौन से होते हैं, का, के, की, ये संबंध होते हैं। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का क्या साइन होता है, में पर। एक होता है संबोधन, संबोधन में क्या आएगा, हे, अरे, ये होगा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को, अपादान से अलगाव, डर, दूरी, भय, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, संबोधन क्या होगा, हे, अरे। अब देखिए ये पूछते हैं ये किसकी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है। ये कारक होते हैं और ये क्या होते हैं, परसर्ग होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये क्या है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीय, ये चतुर्थ है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठ विभक्ति है, ये सप्तम विभक्ति है, ठीक है। अष्टम विभक्ति नहीं होती, क्या होती है, संबोधन होता है ये, ठीक है। ऐसे हमने देखे ये 8 कारक के भेद। अब देखेंगे भी किन किन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, एक बार नजर डाल लीजिए फिर आगे चलेंगे। चले आगे। अब देखिए देखते हैं सबसे पहले कर्ता विभक्ति। क्या देखेंगे, जो कर्ता विभक्ति होती है इसका साइन होता है कर्ता ने, ठीक है। तो ये क्या होता है, कौन किसे कहते हैं कर्ता विभक्ति, जो कार्य को करने वाला हो, जो कार्य को करने वाला हो, ठीक है। वो क्या होगा, जो कार्य को करने वाला हो। तो कार्य को करने वाला कौन होता है, स्वयं कर्ता होता है। जैसे राम रोटी खाएगा, उदाहरण देख लीजिए, राम रोटी खाएगा, मैं खाना बनाती हूं, मैं खाना बनाती हूं, सीता पुस्तक पढ़ती है,
श्याम फुटबॉल खेलता है। मैं खाना खाती हूँ। मैं चाय पीती हूँ। राधा बर्तन धोती है। तो देखो, कार्य को कौन कर रहा है? कार्य को करने वाला क्या है? कर्ता। कार्य कौन कर रहा है? ये देखिए, कौन कर रहा है कार्य? यहाँ पे राम कर रहा है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे सीता, श्याम, मैं, राधा। ये सभी क्या है? ये कर्ता है। कर्ता खुद उस कार्य को कर रहा है, तो वो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथम विभक्ति होगी, और कर्ता कारक होगा। उसके अंदर ने क्या होगा? परसर्ग होगा। तो जो कार्य को करने वाला हो वो क्या होता है? कर्ता होता है। अब सेकंड देखिए, दूसरा क्या है? कर्म। कर्म, अब देखते हैं कर्म क्या होता है। इसमें क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े, वो क्या होता है? कर्म होता है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, या फिर जिस क्रिया पर पड़े ना, सॉरी, जिस शब्द पर, जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वो क्या होता है? कर्म होता है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, वो क्या होता है? कर्म होता है। कर्म की विभक्ति क्या होगी यहाँ पे? को। कर्म की विभक्ति क्या होगी यहाँ पे? को विभक्ति होगी। ठीक है। अब ये को विभक्ति है। को किस में भी आता है? संप्रदान में भी आता है, और को किस में आता है? कर्म में भी आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे इसके? ये कह रहा है कि दिन, समय, तिथि। दिन, समय, तिथि, इन सब का प्रयोग हो तो कर्म कारक आएगा। इनमें कर्म कारक का प्रयोग होगा। फिर कह रहा है कि ये क्या, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ हो। जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो। किसके रूप में? संज्ञा के रूप में। तो वहां पे क्या आएगा? कर्म को विभक्ति आएगी। ठीक है। अब देखते हैं और एक आधा एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ये कह रहा है कि चेतन या सजीव कर्म के साथ भी किसका प्रयोग होगा? कर्म कारक का। चेतन या सजीव चेतन या सजीव के साथ भी कर्म विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे? अब हम देखेंगे उदाहरण। जैसे इसके उदाहरण क्या बनेंगे? श्याम ने गीता को पत्र लिखा। ठीक है। श्याम ने गीता को
पत्र लिखा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्याम ने गीता को पत्र लिखा। पिता ने पुत्र को बुलाया। तो क्या है ये, देखो, श्याम ने गीता को पत्र लिखा, ये विभक्ति चिन्ह देखिए आप, विभक्ति चिन्ह को, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक हो गया भाई। ठीक है, जैसे सीता ने गीता को गिफ्ट दिया। तो ये सभी क्या है, ये कारक विभक्ति को, कर्म कारक की कोई विभक्ति होगी। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े वो क्या होता है, कर्म कारक होता है। दिन हो, समय आ रहा हो, तिथि आ रही हो, तो इनमें कर्म कारक का प्रयोग होगा। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो वहां पे भी क्या होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है। चेतन सजीव के साथ भी, जो चेतन है, सजीव शब्द है, उनके साथ भी किसका प्रयोग होगा, कर्म विभक्ति का प्रयोग होगा। मैंने उदाहरण दे दिए हैं, देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे। अगला है करण। तो करण क्या होता है, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट है कर्म, करण। तीसरा पॉइंट क्या है, करण। करण की क्या विभक्ति है, ओ क्या प्रसर्ग है, से। ठीक है, ये से विभक्ति है। अब देखिए ये किसके रूप में होता है, ये साधन के रूप में होता है भाई। किसके रूप में होता है ये, साधन। इसका अर्थ क्या होता है, साधन। तो इसका प्रयोग हम साधन के रूप में करते हैं, साधन के रूप में करते हैं। किसका, करण विभक्ति का। से का प्रयोग कहां पे होगा, साधन के रूप में होगा भाई। ठीक है, साधन के रूप में कैसे होगा, जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा। देखो, जैसे मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा। तो क्या है ये किसके रूप में आया, एक साधन के रूप में ही आ गया ना। ये किसके रूप में, एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ भाई। ठीक है, से का प्रयोग यहाँ किसके रूप में हुआ है, एक साधन के रूप में हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि साधक के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। साधन के रूप में, साधक के रूप में। देखते हैं कैसे, साधक के रूप में कैसे, देखिए, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, मुझसे कोई
अपराध नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, देखो मुझसे किस में प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पे एक साधक के रूप में। साधक क्या होता है, जो कार्य कर रहा होता है। साधक कौन होता है, साधक के रूप में यानी कि खुद साधक के रूप में। कैसे, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। कैसे हो गया, मुझसे, उससे यह सहन नहीं होता। उससे, देखिए दूसरा उदाहरण, उससे यह, उससे अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता। तो देखो ये आ गए ना यहाँ पे, तो किसके रूप में आया है ये, देखो ये किसके रूप में आया, कारक है, परसर्ग के रूप में आया यहाँ पे, से विभक्ति। तो ये किसकी है, ये करण विभक्ति है भाई, करण से। इसका प्रयोग हम साधन के रूप में करते हैं और साधक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय भी इसका प्रयोग होता है। भाववाचक से भाववाचक से क्रिया विशेषण बनाते समय, क्रिया विशेषण बनाते समय भी करण कारक का प्रयोग होता है। करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे नर्मदा से बात करो, नर्मदा से बात करो, तो क्या है ये, नर्मदा क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना ये। नम्रता, नम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ये क्रिया विशेषण बनाते समय, ठीक है, क्रिया क्या है, बात करना। तो क्या हो गया, खुद से कहता हूं। देखो दूसरा उदाहरण है, खुद से कहता हूं। तो क्या आ गया ये यहाँ पे, ये किसका किसकी पहचान है, ये करण कारक की, से विभक्ति। अब देखिए ये कह रहा है कि भाववाचक से क्रिया विशेषण बनाते समय भी करण विभक्ति का प्रयोग होता है। मैंने उदाहरण भी दे दिया, देखिए एक बार। अब कह रहा है कि मूल्य और भाव बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है, मूल्य और भाव बताने के लिए। कैसे, आजकल आलू किस भाव से बिक रहे हैं, किस भाव से बिक रहे हैं। तो देखो ये भाव से किसके अंदर आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया किसके अंदर, मोल भाव के अंदर। मोल भाव के अंदर भी किसका प्रयोग करेंगे, मैं इसलिए बता रही हूं इतना डिटेल से कि इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है भाई, किसके अंदर, कर्म कारक के अंदर और संप्रदान कारक के अंदर, ठीक है। तब हम वहां पे सोचते हैं नहीं ये इसका तो ये होगा, ये गलत दे रखा, लेकिन वो आंसर सही होता है। तो पहचान कर लीजिए आप, मूल्य भाव के लिए भी और नम्रता, उसका भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय भी इसका प्रयोग होता है। और देखिए प्यार मैत्री बैर होने के कारण भी इसका प्रयोग होता है। राम की रावण से शत्रुता थी, देखिए
शत्रु या प्रेम के भाव में भी करण कारक का प्रयोग, करण कारक का प्रयोग कैसे? देखो, शत्रुता कैसे? राम की रावण से क्या थी? शत्रुता थी। राम की रावण से शत्रुता थी। तो ये क्या का भाव दर्शा रहा है यहाँ पे? शत्रु का। और क्या है? राम ने सीता से विवाह किया। ये क्या है? प्रेम का भाव। ये क्या है? प्रेम का भाव। राम ने सीता से विवाह किया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे प्रेम का भाव हो गया। ये तो ये देखा हमने कर्ण विभक्ति कैसे प्रयोग करते हैं, किस किस के अंदर इसका प्रयोग होता है। चलते हैं आगे, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संप्रदान। को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। अगला पॉइंट क्या है? संप्रदान। चौथा पॉइंट है संप्रदान। इसकी कारक विभक्ति क्या होगी? को के लिए। ये कारक विभक्ति है भाई इसकी, संप्रदान की। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि संप्रदान क्या होता है? जिसको कुछ दिया जाए, एक मिनट भाई, हेलो, मेरी क्लास चल रही है अभी, एक मिनट। तो क्या होगा? जिसको कुछ दिया जाए या जिसको, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वो क्या होगी? संप्रदान। को देखो, जिसको, जिसके लिए, ये आ गया ना यहाँ पे, तो दोनों ही बता दिया मैंने। जिसको, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वो क्या होती है? संप्रदान कारक विभक्ति होती है भाई। ठीक है, संप्रदान कारक विभक्ति का परसर्ग क्या होता है? को के लिए। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब देखेंगे इसका उदाहरण भाई। ये देखेंगे भाई, कर्म कारक में कैसे को का प्रयोग होता है और संप्रदान में कैसे। ठीक है, ये कहता है कि संप्रदान को के लिए अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये कहता है कि संप्रदान में के लिए किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है। लेकिन कर्म कारक के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन कर्म कारक में ऐसा नहीं होता। ठीक है,
ये ध्यान रख लीजिए आप। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे। ये कह रहा है कि को के लिए संप्रदान के अंदर क्या होगा, अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होगा। क्या? संप्रदान का जो को के होगा वो अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होगा, लेकिन कर्म कारक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में, किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में, दिए जाने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को दिए जाने के भाव से किसका, अवधि का निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवधि निर्देश के लिए भी। और किसके लिए? चाहिए शब्द के लिए भी। जो चाहिए शब्द है, चाहिए शब्द के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का ठीक है। एक बार नजर डाल लीजिए आप, देख लीजिए एक बार पॉइंट सारे, संप्रदान में क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कर्म, उदाहरण देख के कर्म के भी और संप्रदान के भी कि क्या अंतर है इन दोनों के अंदर, देखेंगे हम। चले आगे। एक तरफ है कर्म कारक, दूसरी तरफ है संप्रदान। अब देखते हैं इनके उदाहरण। देखिए, इनकी दोनों की विभक्ति को है, इसलिए मैं इनका अंतर आपको बता रही हूं, बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चों को। सुनील अनिल को मारता है, अनिल को मारता है। आप देखिए, सुनील अनिल को रुपए देता है, रुपए देता है, रुपए देता है। देने का भाव था ना इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माँ ने बच्चों को खेलते देखा, माँ ने बच्चों को खेलते देखा। इसके अंदर देखिए, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। के लिए आ गया ना यहाँ पे, के लिए खिलौने खरीदे। ठीक है। अब देखिए कर्म कारक में और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, देख लीजिए एक बार। उस लड़के को बुलाया, उस लड़के को मिठाइयां दी। अब देखिए एक पॉइंट हो रहा है, उस लड़के को बुलाया, उस लड़के को मिठाई दी, उस लड़के को मिठाइयां दी, मिठाइयां दी। देने का भाव है ना यहाँ पे। तो देखिए इसमें इसमें क्या क्या अंतर है आपने देख लिया होगा, और देख लीजिए। फिर चलते हैं
अपादान की तरफ। देख लिया। चलते हैं किसकी तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, कौन सा है ये, कौन सा था ये, कौन से नंबर का था? संप्रदान चौथा, अपादान पांचवा। अपादान, तो इसका चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, जैसे करण का होता है। करण का समीपता के लिए होता है, इसका किसके लिए होता है, अलगाव के लिए। मैंने बताया था आपको, अलगाव संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, डर, दूरी, ये सभी हों, ठीक है। वह, जब ये सारे शब्द आएंगे का बोध हो, तो क्या होता है, तो अपादान कारक होता है। ठीक है, देखो अपादान में क्या होता है, बिल्कुल अलग से पता चल जाएगा आपको कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, डर, दूरी, भय का बोध हो तो अपादान कारक होता है। अब देखिए अलगाव कैसे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या है, गिरना क्या हो गया, दूरी होगी ना, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये गिरने का भाव है यहाँ पे, अलग होने का, तो क्या हो गया, ये अपादान कारक हो गया। जैसे हिरण शेर से डरता है, हिरण शेर से डरता है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे डर का भय हो गया ना, डर का अभाव हो गया, वो भाव हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी अपादान कारक हो गया। मैं अल्मोड़ा से आया हूं, मैं सोनीपत से आई हूं, तो ये क्या होगा, देखो ये भी दूरी का भाव होगा ना, तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, अपादान कारक के अंदर ही आएंगे ये सभी। देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद क्या है, संबंध का के की। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट रहेगा छठा, संबंध। संबंध का के की या रा रे री, रा रे री, तो ये शब्द मिलेंगे आपको। इस संबंध में क्या होता है, इसमें क्या बताता है, संज्ञा सर्वनाम के एक शब्द
का दूसरे शब्द से, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध संबंध मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर? संबंध कारक के अंदर। संज्ञा सर्वनाम के एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध मिलेगा भाई इसका। ठीक है, कैसे? जैसे अनीता सुरेश की बहन है। उदाहरण देख लीजिए एक बार। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, सुरेश की बहन है। दूसरा क्या रहेगा? सेकंड देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे सीता गीता की सहेली है, गीता की सहेली है। राम श्याम का मित्र है, राम श्याम का पुत्र है, पुत्र है। तो देखो क्या पता चला? संबंध। कैसे? की, का, की। तो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध मिलेगा किसके अंदर? संबंध कारक के अंदर। तो संबंध कारक में क्या होता है? ये कहता है स्वामित्व और अधिकार प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्वामित्व और अधिकार प्रकट करने के लिए। कैसे? अधिकार व स्वामित्व प्रकट करने के लिए। कैसे? आप किसकी आज्ञा से आए हैं? आप किसकी आज्ञा से आए हैं? आज्ञा से आए हैं। तो क्या होगा? अधिकार और स्वामित्व प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? संबंध कारक का। अब देखिए, ये कह रहा है परिणाम प्रकट करने के लिए और मोल भाव प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, ये क्या है? मोल भाव करने के लिए भी। ठीक है, 5 मीटर कपड़ा, ये क्या बता रहा है? मोल भाव बता रहा है कि किसके अंदर आएंगे? 20 रुपए के आलू। ये क्या है? 5 मीटर का कपड़ा है ना, ये का 5 मीटर का कपड़ा और क्या है? 20 रुपए के आलू, के आलू। ये क्या है? मोल भाव हो गए ना ये यहाँ पे। तो किसके अंदर आ गई? ये संबंध कारक के अंदर आ गई। फिर देखते हैं, देखो निर्माण का साधन प्रदर्शित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्माण, कोई चीज हम बना रहे हैं, ठीक है, ईंटों का मकान, चमड़े के जूते, ये किसके अंदर आएंगे? निर्माण के लिए भी। जैसे ईंटों का मकान, चमड़े के जूते,
तो क्या हो गया, ये देखो किसके अंदर आ गया, ये का, ये वाले चमड़े के जूते, ठीक है, ये सभी क्या हैं, किसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी ये संबंध कारक के अंदर। ये संबंध कारक क्या होता है, का के की, तो मैंने बताया आपको, मूल भाव के लिए भी और निर्माण के लिए भी, अधिकार स्वामित्व प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, संबंध कारक का। अब देख लीजिए, चलते हैं आगे फिर अधिकरण में पर एक और बचता है फिर, देखिए 7वां है अधिकरण। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, क्या प्रसर्ग होता है, में पर, ये होता है ना। अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का आधार प्रकट करने के लिए, का आधार प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, अधिकरण में पर का प्रयोग होता है, संज्ञा सर्वनाम का आधार प्रकट करने के लिए, ठीक है, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो। ये देख लीजिए डेफिनेशन एक बार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले, वो क्या होता है, अधिकरण में पर होता है भाई, ठीक है। कैसे होता है अधिकरण में पर, जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। आप देखिए पुस्तक मेज पर है, ये क्या है, ये कह रहा है कि स्थान समय और सीमा का बोध कराने के लिए, स्थान समय सीमा का बोध कराने के लिए, सीमा का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अधिकरण का। दूसरा क्या होता है, तुलना और मूल्य, अंतर बताने के लिए, तुलना, सेकंड पॉइंट है ये भाई, एक ये है तुलना, और क्या कह रहा है, तुलना अंतर प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अधिकरण का। आप देखिए स्थान सीमा का क्या उदाहरण लेंगे हम, उमेश लखनऊ में पढ़ता है, उमेश उमेश लखनऊ में पढ़ता है। दूसरा, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, ये क्या होगा, ये स्थान हो गया, ये क्या हो गया, ये भी स्थान हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्थान सीमा और समय बताता है, कौन, अधिकरण में पर।
तो मैंने देखा, देखो इसमें कारक विभक्ति क्या, उपसर्ग क्या आया है, में और पर। अब देखिए तुलना में कैसे, कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। गरीब और अमीर में अंतर है। गरीब और अमीर में अंतर है। तो ये थे इसके उदाहरण, देख लीजिए। दोनों के उदाहरण मैंने दे रखे हैं, देख लीजिए आप एक बार। तो एक बचता है हमारा क्या, संबोधन। संबोधन में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने का बोध हो। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट रहेगा हमारा, आखिरी पॉइंट है ये, संबोधन। संबोधन का परसर्ग क्या होता है, हे, अरे। ठीक है, ये इसका साइन होता है भाई, हे, अरे। इसमें क्या कहता है, संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, क्रिया में चेतावनी का भाव हो, चेतावनी या संबोधन का भाव हो, तो क्या होता है, संबोधन कारक होता है। संबोधन में क्या होगा, हे राम रक्षा करो। देखो इसमें साइन क्या मिलेंगे, जैसे हे राम रक्षा करो, रक्षा करो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये किसके अंदर आ गया, संबोधन कारक के अंदर। अरे मूर्ख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा। हे लड़को खेलना बंद करो, हे लड़को खेलना बंद करो। ठीक है, ये सभी क्या है, संबोधन का इशारा कर रहे हैं। तो ये किस में हो जाएगा, संबोधन कारक के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कारक विभक्ति का। मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो भी बात थी, जितनी भी डिटेल थी, मैंने आपको सभी दे दी। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचता इसके अंदर। तो भाई लाइव क्लास इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि नेट का इश्यू चल रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास हम कर रहे हैं कि आपकी कंटिन्यूटी ना छूटे, इसलिए। ठीक है, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तब तक आप ये कर लीजिए। जो भी टॉपिक मैंने करवाए हैं उसके PYQ देखेंगे हम। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कारक, और इससे पहले जो क्लास दी थी मैंने, वो किसकी थी, वो PYQ की थी, इससे पहले वाले टॉपिक की। आज का सेशन हमारा यहीं तक है, तो कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।